हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है एएनआई की साइट से, जहां पर ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक और कस्टमर इंडिया को मिल रहा है और फिलीपींस के बाद ये अब इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस सेल को लेकर बातें चल रही हैं और काफ़ी एडवांस स्टेटस पर है। यहाँ पर बस कमी है तो रशिया के नॉट की। एक बार रशिया का अप्रूवल मिल जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्कशन है ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है इंडोनेशिया के साथ इन मिसाइल्स को लेकर, लेकिन इस पर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ गया जब इंडिया ने इन मिसाइल सिस्टम्स को पाकिस्तान के अगेंस्ट में सक्सेसफुली यूज़ किया और पाकिस्तान ने खुद इसका एडवर्टाइजमेंट किया ये बताकर कि इंडिया ने ब्रह्मोस मारी और ये उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाए। तो ब्रह्मोस मिसाइल को अभी भी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट क्रूज मिसाइल कहा जाता है। ये मिसाइल जितनी तेज है उतनी ही वर्सेटाइल भी है और इंडिया ने इसको और भी ज़्यादा वर्सेटाइल बना दिया है। ये डिफरेंट रोल्स में इस्तेमाल हो सकती हैं और ये हाई स्पीड मनूवर्स परफॉर्म कर सकती हैं। इनको डिफरेंट टेरेन्स में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया की खुद की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, पहाड़ से लेकर डेजर्ट से लेकर सी तक, और इसलिए ये मिसाइल हर जगह पर एक्सेल करती है। इस मिसाइल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो एकदम यूनिक हैं। ये पहाड़ के पीछे टारगेट को हिट कर सकती है सुपरसोनिक स्पीड में डाइव मारकर। साथ में एक शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सुपरसोनिक स्पीड में सी स्किमिंग जैसी कैपेबिलिटी को शोकेस करती है, जिसकी वजह से ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंटी शिप मिसाइल बन जाती है। तो इसकी यूनिक कैपेबिलिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इसको लेकर शोकेस किया जा रहा है, खासकर उन कंट्रीज़ के बीच में जो कि चाइना को थ्रेट मानते हैं। और हमारे रक्षा मंत्री ने यहाँ पर इंडिकेशन दिए हैं कि और अधिक कस्टमर यहाँ पर इस मिसाइल के फ्यूचर में बन सकते हैं। इंडोनेशिया उनमें से बस फिलहाल एक ही नाम है। तो यहाँ पर ब्रह्मोस का जो प्रोडक्शन है ये भी स्ट्रीमलाइन हो गया है और फिलीपींस को जिस तरीके से ऑन टाइम डिलीवरी हुई है उसकी वजह से भी एक पॉजिटिव इमेज इस मिसाइल सिस्टम की और ब्रह्मोस एरोस्पेस की एक्सपोर्ट मार्केट में बनी है। यहाँ पर क्योंकि रशिया भी ब्रह्मोस एरोस्पेस में पार्टनर है तो रशियन अप्रूवल के बाद हम ये इंडोनेशिया को बेचने के लिए तैयार होंगे, जहाँ पर प्रॉफिट शेयर भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिवाइड होगा। तो अगर हम जॉइंट वेंचर की बात करें तो इंडिया और रशिया के बीच में ये सबसे सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर निकल कर सामने आ रहा है, जिसका फ़ायदा इंडिया ने भी पूरा उठाया, रशिया को भी मिल रहा है और एक्सपोर्ट मार्केट में भी दोनों कंट्रीज़ बेनिफिट इसका उठा रही हैं। बाकी फर्दर यहाँ पर इसके वर्जन्स भी बनाए जा रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मोस एनजी हो गई, जिसका एक्सपोर्ट मार्केट और भी ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि वहाँ पर मिसाइल की जो रेंज है ये 300 किलोमीटर से कम होगी। साथ में वज़न यहाँ पर 1 टन के अप्रॉक्स का होगा, जिसकी वजह से ये एक नीश मार्केट को हिट करेगी जहाँ पर बहुत लिमिटेड कैपेबल एंटी शिप मिसाइल्स हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल की। ऑल्दो ब्रह्मोस अभी भी एयर लॉन्च करी जा सकती हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली Su-30 MKI के लिए ही बनाई गई हैं और वही ये काम कर सकता है। वहीं पर ब्रह्मोस एनजी के वज़न की वजह से ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स से लॉन्च होने में सक्षम होगी और वहाँ पर आपको एक ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट दिखेगा, खासकर उन कंट्रीज़ के बीच में जो कि रफाल को ऑपरेट करती हैं, क्योंकि हम इसे अपने रफाल से इंटीग्रेट करेंगे। बाकी इंडोनेशिया को जो ब्रह्मोस बेची जाएगी वो करंट जनरेशन की ब्रह्मोस होगी, जहाँ पर अगेन रेंज को लिमिट किया जाएगा, जैसे कि फिलीपींस के केस में किया गया है। ये 290 किलोमीटर के अप्रॉक्स की रेंज होगी जो कि इनिशियली हम इस्तेमाल करते थे। बाकी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडोनेशिया द्वारा इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे कि फिलीपींस द्वारा इनको कोस्टल डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इंडोनेशिया भी कोस्टल डिफेंस के लिए इनका इस्तेमाल करेगा या फिर वो अपने वॉरशिप्स में इनको इंटीग्रेट करने की बात करते हैं या फिर एयर लॉन्च वर्जन को भी सीक आउट करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा सुखोई Su-30 और Su-27 दोनों ऑपरेट किए जाते हैं, जिनसे ये मिसाइल इंटीग्रेट भी हो पाएंगी और ये एयरक्राफ्ट इनको फायर करने में भी सक्षम होंगे। तो इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जो कि हाल फिलहाल में अपने डिफेंस फोर्सेस पर अच्छा खासा खर्च कर रही है। जैसे जैसे इनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है वैसे वैसे इनकी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है और ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है इनकी रीसेंट परचेजेस पे, जहाँ पर इनके द्वारा रफाल को तो ऑर्डर किया ही गया था। उसके बाद रिपोर्ट आ रही थी कि इन्होंने कान में भी इंटरेस्ट शोकेस किया है और KF-21 में तो ये इन्वॉल्व है ही। बाकी F-16 भी ये यूज़ करते हैं और कोरियन T-50 ईगल भी इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनकी एयरफोर्स एक्सपैंड कर रही है
और ये खाली एयरफोर्स के लिए ही नहीं है बल्कि इनकी नेवी के लिए भी है, जहाँ पर इनके द्वारा मल्टीपल वेसल्स सीक आउट किए जा रहे हैं। इवन एयरक्राफ्ट कैरियर तक ये आगे बढ़ रहे हैं। साथ में मल्टीपल सरफेस वेसल्स भी इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत फ्रिगेट्स का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है। और ये बात भी हम आपको बता दें कि इनके द्वारा स्कॉर्पियन क्लास की भी सबमरीन्स ली गई हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं। तो अगर हम इंडोनेशिया को कुछ बेचने में सक्षम होते हैं तो ये एक ऐसा मार्केट है जो कि डिफेंस के मामले में एक्सपैंड हो रहा है और अच्छा खासा यहाँ पर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है कि ब्रह्मोस के थ्रू हम अपने कैपेबल डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंडोनेशिया के सामने शोकेस कर पाएँ और अपने दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट को भी इनको प्रेजेंट कर पाएँ, क्योंकि हमारा जो इंडिजिनस वेपन आर्सेनल है ये एक्सपैंड हो रहा है और ये अफोर्डेबल के साथ साथ रिलायबल भी है। और इंडोनेशिया जैसी कंट्री के लिए इंडिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ब्रेक थ्रू यहाँ पर ब्रह्मोस द्वारा ही दिलाया जाएगा, जिसकी कैपेबिलिटी प्रूवन है। सैटेलाइट इमेजेस इसकी कैपेबिलिटी को प्रूव करती हैं। बाकी अगर हम इंडोनेशिया के साथ और डिफेंस डील्स की बात करें तो ये लाइट अटैक प्लेटफॉर्म अच्छे खासे नंबर में इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंतर्गत इवन ये BAE हॉक के अटैक वर्जन हॉक 209 को भी यूज़ करते हैं करीबन 21 के नंबर में। और इवन इन्होंने साउथ कोरिया से T-50 गोल्डन ईगल को ले रखा है, जो कि ओल्डर वर्जन है और लाइट अटैक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें काफ़ी लिमिटेड कैपेबिलिटी है और ये ओल्डर वर्जन है। तो जिस तरीके से हम फाइटर प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक रिलेट होता है इंडोनेशिया के रिक्वायरमेंट्स से। इवन हमारे कई और ऐसे वेपन्स हैं जिसमें इंडोनेशिया द्वारा इंटरेस्ट शोकेस किया जा सकता है। इसमें खासकर हम अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल की बात करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा Su-27 और Su-30 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं और दोनों ही R-77 मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक तरीके से आउटडेटेड हो रही हैं। इनका जो रशियन ऑल्टरनेटिव है उसकी डिलीवरी में डिले हो रही है और अस्त्र का यहाँ पर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। हमारे द्वारा अस्त्र मिसाइल के डिफरेंट वेरिएंट्स भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें अब अस्त्र मार्क 2 200 किलोमीटर की रेंज तक स्ट्राइक करने में सक्षम होगी। तो ये अपने रशियन प्लेटफॉर्म्स के लिए इन मिसाइल्स को इंडिया से सीक आउट कर सकते हैं। साथ में हमारे द्वारा Su-30 MKI का जो अपग्रेड बनाया जा रहा है वो ये सीक आउट कर सकते हैं अपने Su-30s के लिए। फिर हम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स बना रहे हैं जो कि यूनिक है और उस कैटेगरी में रशिया द्वारा भी ऑफर नहीं करी जाती हैं। तो कई ऐसे वेपन्स हैं जो कि एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट साबित हो सकते हैं। तो ये ब्रेक थ्रू जो हमें मिलने वाली है ब्रह्मोस मिसाइल के साथ, ये एक बड़ा मार्केट हमारे लिए खोलेगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।